शहर की हलचल धीरे धीरे कम हो रही थी और बाहरी इलाकों में एक खामोशी पसरी हुई थी। एक सुनसान सड़क पर एक कार खड़ी थी। कार का दरवाजा खुला हुआ था और ड्राइवर की सीट पर खून के धब्बे साफ दिख रहे थे। यह कार अर्जुन वर्मा की थी। अर्जुन एक सीनियर इंजीनियर था जो टेक्नोफ्लो नामक एक प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करता था। वह पिछले कुछ दिनों से परेशान था, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि उसकी परेशानी इतनी गहरी थी। उसकी लापता होने से पहले की आखिरी गतिविधि भी बेहद अजीब थी। अर्जुन और उसकी पत्नी काव्या का जीवन शांति से चल रहा था। वे एक दूसरे को बहुत समझते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अर्जुन के व्यवहार में बदलाव आ गया था। रात को वह सोने से पहले बार बार उठकर खिड़की से बाहर देखता। एक दिन काव्या ने उससे पूछा, क्या तुम ठीक हो अर्जुन? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं ठीक हूं, बस ऑफिस में बहुत काम है। लेकिन काव्या को लगता था कि कुछ ठीक नहीं था। अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब सी चिंता थी। उसे यह डर था कि उसका कोई राज छिपा हुआ है, लेकिन वह काव्या से कुछ नहीं कहता था। रात को अर्जुन ने अचानक उठकर कहा, काव्या, मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। काव्या ने इसे उसकी मानसिक स्थिति मानकर नजरअंदाज किया, लेकिन यह सिर्फ एक संयोग नहीं था। अर्जुन हर दिन की तरह सुबह ऑफिस के लिए निकला था। उसने काव्या से कहा था, मैं देर से लौटूंगा, कुछ जरूरी मीटिंग्स हैं। लेकिन जब वह घर नहीं लौटा तो काव्या घबरा गई। काव्या ने पहले अर्जुन के दोस्तों से पूछा, फिर उसके सहकर्मियों से भी जानकारी ली, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं था। 24 घंटे के बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अर्जुन की कार अगले दिन शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में मिली और अंदर खून के धब्बे थे। कार में कोई और सुराग नहीं था, सिवाय इसके कि कार का इंजन बंद था और दरवाजे में हल्का सा दबाव था, जैसे किसी ने जल्दी में कार छोड़ी हो। काव्या के द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाए जाने के बाद मामले को सीबीआई अधिकारी विवेक शर्मा को सौंपा गया। विवेक एक अनुभवी और तेज तर्रार जांच अधिकारी था, जिसने कई रहस्यमयी मामलों को हल किया था। वह जानता था कि यह मामला सिर्फ एक गायब व्यक्ति का नहीं, बल्कि कुछ और था। विवेक ने काव्या से मुलाकात की और पूछा, क्या अर्जुन ने हाल ही में कुछ अजीब महसूस किया था? कुछ गड़बड़ होने का जिक्र किया था? काव्या ने कहा, हाँ, वह अक्सर कहता था कि उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। वह बहुत डरा हुआ था। विवेक ने अपनी टीम के साथ जांच शुरू की। पहले उन्होंने अर्जुन के घर को चेक किया। घर में कुछ खास नहीं मिला, लेकिन अर्जुन की एक डायरी मिली जिसमें लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो मेरा समय खत्म हो चुका है। शैडो आई कोड को सुरक्षित रखो, काव्या को बचाना है। विवेक के लिए यह संदेश एक चेतावनी था। अर्जुन ने अपने लिए नहीं, बल्कि काव्या के लिए खतरे की आशंका जताई थी। फिर विवेक ने अर्जुन के ऑफिस के सहकर्मियों से जानकारी लेना शुरू किया। अर्जुन का सबसे करीबी दोस्त आदित्य था। आदित्य ने बताया, अर्जुन पिछले कुछ दिनों से बहुत चुप था। वह किसी से कुछ भी नहीं कह रहा था, लेकिन वह बहुत घबराया हुआ लगता था। अर्जुन के सीईओ राजेश मेहता ने कहा, अर्जुन की कड़ी मेहनत से हमने शैडो आई प्रोजेक्ट को पूरा किया था। वह हमारी कंपनी के सबसे विश्वसनीय इंजीनियर थे, लेकिन विवेक को कुछ और संदिग्ध लग रहा था। अर्जुन के फोन रिकॉर्ड्स में एक इंटरनेशनल नंबर बार बार कॉल कर रहा था। वह नंबर किसी विदेशी आतंकवादी संगठन से जुड़ा था। अर्जुन की फोन लोकेशन अंतिम बार एक पुराने और सुनसान इलाके में थी, जहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली के बारे में सुनकर विवेक को शक हुआ। वह अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। हवेली डरावनी थी और जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उन्हें एक अजीब सी खामोशी का सामना करना पड़ा। हवेली के अंदर जाने पर उन्होंने दीवारों पर खून के धब्बे और कुछ अजीब संदेश पाए। जो सच जानने आएगा उसकी मौत तय है। टीम ने हवेली के तहखाने में एक गुप्त दरवाजा देखा। दरवाजे को खोलते ही वे एक सुरंग में पहुंचे, जो गहरी और अंधेरी थी। सुरंग के अंत में एक कमरे में वे एक हाईटेक लैब में पहुंचे। कमरे में अर्जुन का फोन पड़ा हुआ था और उसमें एक वीडियो रिकॉर्डिंग थी। वीडियो में अर्जुन घबराए हुए कह रहा था, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं खतरे में हूं। शैडो आई का कोड लीक होने वाला है। आदित्य पर भरोसा मत करना, वह गद्दार है। यह सुनकर विवेक चौंक गया।
उसने तुरंत आदित्य को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की। आदित्य ने स्वीकार किया कि उसने राजेश मेहता को शैडो आई का कोड बेचने की योजना बनाई थी। आदित्य के बयान के बाद विवेक ने राजेश मेहता को गिरफ्तार किया। राजेश ने खुलासा किया कि वह देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा धोखा देने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन ने जब इस साजिश का पर्दाफाश किया तो राजेश ने उसे मारने का आदेश दिया। लेकिन जब विवेक ने राजेश को रंगे हाथ पकड़ा तो राजेश ने कहा, मैं अकेला नहीं था, इस खेल में और लोग शामिल हैं। राजेश की गिरफ्तारी के बाद विवेक को इस मामले में एक गहरी साजिश की आशंका हो रही थी। राजेश ने कहा था, मैं अकेला नहीं था, और इस एक वाक्य ने विवेक के मन में और सवाल उठा दिए। विवेक ने अपने स्रोतों से यह जानकारी प्राप्त की कि राजेश मेहता के पीछे एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन था जो भारत के सुरक्षा तंत्र में घुसपैठ करना चाहता था। उनका लक्ष्य शैडो आई कोड को चुराकर इसे दुश्मन देशों को बेचना था ताकि वे भारत की सुरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकें। विवेक ने तुरंत अपनी टीम को इस नई जानकारी के साथ जुटाया और गुप्त रूप से जांच जारी रखी। कुछ दिनों बाद उसे एक और चौंकाने वाली सूचना मिली। राजेश के साथ काम करने वाले कुछ और लोग जो शुरुआत में पुलिस की नजरों से बच रहे थे, अब विवेक के रडार पर थे। इनमें से कुछ लोग उच्च पदों पर थे और यह संगठन भारतीय खुफिया तंत्र में पैठ बनाने की कोशिश कर रहा था। विवेक और उसकी टीम ने इन संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी शुरू की। एक रात विवेक को सूचना मिली कि राजेश के संपर्क में रहने वाला एक व्यक्ति अमन कुमार, जो विदेशों में एक संदिग्ध पहचान रखता था, शहर में आ चुका है। विवेक ने तुरंत एक जाल बिछाया और अमन को गिरफ्तार कर लिया। अमन ने पूछताछ में सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कि वह शैडो आई कोड को बेचने के लिए तैयार था, लेकिन उसके पास एक और योजना थी। वह राजेश के साथ मिलकर देश के एक प्रमुख सैन्य ठिकाने की सुरक्षा को कमजोर करने वाला था। यदि यह साजिश सफल हो जाती तो न सिर्फ भारत की सैन्य ताकत कमजोर हो जाती, बल्कि हजारों निर्दोष लोगों की जान भी जा सकती थी। काव्या को सुरक्षित किया गया और अर्जुन के बलिदान को राष्ट्र ने शहीद के रूप में सम्मानित किया। उसकी जान की कीमत पर विवेक और उसकी टीम ने देश की सुरक्षा को बचाया। अर्जुन ने अपने जीवन का बलिदान देकर एक बड़ा खतरा टाल दिया, लेकिन वह सच्चाई जानने वाला कोई और नहीं था। उसकी मौत का कारण क्या था, यह देश की आंखों से ओझल हो गया, लेकिन इसने हर किसी को यह सिखाया कि कभी कभी सच को जानना भी खतरनाक हो सकता है। हालांकि केस सुलझ चुका था, लेकिन विवेक के मन में हमेशा एक सवाल गूंजता रहा, क्या यह सब कुछ खत्म हो गया था? क्या शैडो आई कोड को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था, या फिर कहीं न कहीं एक और गहरी साजिश पड़ी हुई थी? विवेक की शक की बात सही साबित हुई। कुछ महीनों बाद एक और रहस्यमय व्यक्ति दिखाई दिया जो किसी गहरे और अंधेरे संगठन से जुड़ा हुआ था। विवेक को यह एहसास हुआ कि वह एक नई साजिश का हिस्सा था जो देश की सुरक्षा के लिए एक और बड़ा खतरा पैदा कर सकता था। लेकिन इस बार विवेक तैयार था। वह जानता था कि खेल खत्म नहीं हुआ था और उसके पास कुछ और बड़े कदम उठाने के लिए वक्त था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी।